Somebody will accuse me of conflict of interest. Nobody is going to accuse your lordship, but I still feel. You may not. You may not. I know. But it will be better if your lordship does not hear the matter. Probably, in my view, it would be best if it is sent to a bench which doesn't have a prospective chief justice. Right. शुड आई इवन हेयर दिस केस? ये एक सिंपल जुडिशियल क्वेरी नहीं थी, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोमेंट था। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने ओपन कोर्ट में ये कहा तो एक डीपर क्वेश्चन सामने आया, क्या इंडिया का इलेक्शन सिस्टम सच में इंडिपेंडेंट है या फिर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल के शेडो में चल रहा है? क्या चीफ जस्टिस अपने आप को केस से रिक्यूज कर रहे हैं? लेकिन क्यों? ये पूरी कंट्रोवर्सी रिवॉल्व करती है इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर, एक ऐसा मैकेनिज्म जो डायरेक्टली डेमोक्रेसी के बैकबोन को अफेक्ट करता है। और इस बार चैलेंज लेकर आई हैं कांग्रेस लीडर जया ठाकुर, जिन्होंने 2023 के नए लॉ को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। केस का नाम है डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, लेकिन असल में ये बैटल है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वर्सेस एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस की। कोर्टरूम में जब मैटर कॉल हुआ, बेंच लेड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिसेस जॉय मल्ल्या बागची एंड विपुल पंचोली ने एक अनयूजुअल ऑब्जर्वेशन किया। सीजीआई ने कहा, शुड आई हेयर दिस मैटर? Somebody may accuse me। ये एक रेयर जुडिशियल हेजिटेशन था। नॉर्मली जजेस रिक्यूज करते हैं साइलेंटली, लेकिन यहाँ ओपन कोर्ट में प्रॉपर्टी का कंसर्न रेज हुआ। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने तुरंत रिस्पॉन्ड किया, इट मे बी एप्रोप्रिएट टू प्लेस दिस बिफोर अ बेंच दैट डज नॉट इंक्लूड अ प्रोस्पेक्टिव चीफ जस्टिस। दर्शकों, ये सजेशन भी कैजुअल नहीं था, क्योंकि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का एक प्रिंसिपल ये कहता है कि जज को न सिर्फ इम्पार्शियल होना चाहिए बल्कि अपेयर भी इम्पार्शियल होना चाहिए। और इसी एक एक्सचेंज ने पूरा डिबेट इग्नाइट कर दिया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट भूषण के सजेशन को एक्सेप्ट किया है? इसका जवाब जानने से पहले समझते हैं कोर इश्यूज क्या हैं। आपको बता दूं कि इंडिया का इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो इलेक्शंस कंडक्ट करता है। पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट सब। आर्टिकल 324 के अंडर इसका मैंडेट क्लियर है, सुपरिटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुई जब अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर सवाल उठने लगे। हिस्टोरिकली क्या होता था? पहले प्रेसिडेंट अपॉइंट करता था इलेक्शन कमिश्नर्स को, लेकिन रिकमेंडेशन आती थी प्राइम मिनिस्टर से। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव का डोमिनेंट रोल रहा है। इस सिस्टम को चैलेंज किया गया लैंडमार्क केस अनूप बरनवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। 2023 में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने एक हिस्टोरिक जजमेंट दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बनाता तब तक एक सिलेक्शन कमेटी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन एंड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे। ये एक अटेम्प्ट था बैलेंस क्रिएट करने का, एग्जीक्यूटिव प्लस ऑपोजिशन प्लस जुडिशरी। कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया था कि इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस नॉन नेगोशिएबल है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस डेमोक्रेसी का बेसिक फीचर है और इनडायरेक्टली ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का पार्ट है। लेकिन फिर पार्लियामेंट ने इंटरवीन किया। दिसंबर 2023 में गवर्नमेंट ने एक नया लॉ पास किया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट, कंडीशन ऑफ ऑफिस एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023। अब आप सोच रहे होंगे कि इस लॉ ने क्या चेंज किया। तो व्यूअर्स, सिलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया गया। उसकी जगह एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को इंक्लूड किया गया जो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। यहाँ से कंट्रोवर्सी एक्सप्लोड हुई। क्रिटिक्स का कहना है कि ये मूव सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के स्पिरिट के अगेंस्ट है, क्योंकि जो जुडिशियल सेफगार्ड इंट्रोड्यूस किया गया था उसे हटा दिया गया और एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस वापस आ गया। और इसी लॉ को चैलेंज कर रही हैं जया ठाकुर। पिटीशन का कोर आर्गुमेंट सिंपल है, अगर अपॉइंटमेंट प्रोसेस एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में होगा तो इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंस कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, और अगर इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो इलेक्शंस फेयर कैसे होंगे? अब यहाँ एक ट्विस्ट आता है और वो है टाइमिंग का। 2024 जनरल इलेक्शन के जस्ट पहले इलेक्शन कमीशन में वैकेंसीज क्रिएट हो गयी। इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने रिजाइन कर दिया। पहले से ही एक और वैकेंसी थी। सडनली कमीशन एक मेंबर बॉडी बन गया सिर्फ चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ। इस सिचुएशन में गवर्नमेंट ने क्विकली नए अपॉइंटमेंट्स किए, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को लेकर। ये अपॉइंटमेंट्स न्यू लॉ के अंडर हुई जहां सीजेआई एब्सेंट थे सिलेक्शन कमेटी से। याद दिला दूं कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन अधीर रंजन चौधरी ने डिसेंट नोट किया था। उनका कहना था कि शॉर्टलिस्टेड नेम्स उन्हें से 10 मिनट पहले दिए गए। ये एलिगेशंस प्रोसेस की ट्रांसपेरेंसी पर सीरियस क्वेश्चन रेज करते हैं। कोर्ट ने भी इस प्रोसीजर एस्पेक्ट पर कंसर्न एक्सप्रेस किया था। तब जजेस ने पूछा था, फॉर 2 अपॉइंटमेंट्स व्हाई ओनली 6 नेम्स, व्हाई नॉट 10? ये एक सटल जुडिशियल सिग्नल था कि प्रोसेस आइडियल नहीं था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट को स्टे नहीं किया था। रीजन, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। कोर्ट ने कहा कि इलेक्शंस क्लोज है, अगर एक्ट स्टे कर दिया गया तो इलेक्शन कमीशन फंक्शनल क्राइसिस में आ सकता है। जज ने पॉइंटेड क्वेश्चन पूछा था, डू यू वांट अ 1 मेंबर कमीशन और अ 3 मेंबर कमीशन? ये प्रैग्मेटिक अप्रोच था। कोर्ट ने मेरिट्स पर हियरिंग डिफर कर दी थी, लेकिन लॉ को टेम्परली अलाउ कर दिया था। और अब 2026 में जब ये मैटर दोबारा उठा है, कॉन्टेक्स्ट और भी इंटेंस हो चुका है, क्योंकि अब तक ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में काम कर रहे हैं।
उनके टेन्योर में मल्टीपल इलेक्शंस कंडक्ट हुए हैं और ऑपोजिशन बार बार इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पर सवाल उठा रहा है। क्रिटिसिज्म ये है कि इलेक्शन कमीशन परसेप्शन ऑफ बायस से जूझ रहा है, चाहे वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इन्फोर्समेंट हो या फिर इलेक्शन शेड्यूलिंग। हर डिसीजन पॉलिटिकल लेंस से देखा जा रहा है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल समझना जरूरी है। इंडिपेंडेंस सिर्फ एक्चुअल नहीं, परसीव्ड भी होनी चाहिए। अगर पब्लिक को लगता है कि इंस्टीट्यूशन बायस्ड है तो ट्रस्ट कोलैप्स हो जाता है और डेमोक्रेसी ट्रस्ट पर ही चलती है। इसीलिए प्रशांत भूषण जैसे लॉयर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव हेवी सिलेक्शन कमेटी एक स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। उनका कहना है कि जुडिशरी का प्रेजेंस एक न्यूट्रल चेक प्रोवाइड करता है जो अब रिमूव हो चुका है। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का स्टैंड ये है कि पार्लियामेंट को पावर है लॉ बनाने का। आर्टिकल 324 एक्सप्लिसिटली कहता है कि अपॉइंटमेंट्स सब्जेक्ट टू एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट होंगे। तो टेक्निकली पार्लियामेंट ने अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल एक्सरसाइज किया है। ये एक क्लासिक कॉन्स्टिट्यूशनल क्लैश है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन वर्सेस लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी की, और इस क्लैश का आउटकम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालेगा। अगर कोर्ट एक्ट को अपहोल्ड करता है तो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाएगा। अगर स्ट्राइक डाउन करता है तो जुडिशियल प्रेसिडेंट स्ट्रेंथन होगा कि इंडिपेंडेंट बॉडीज के अपॉइंटमेंट्स में एग्जीक्यूटिव कंट्रोल लिमिटेड होनी चाहिए। इसी बीच एक और सटल बट पावरफुल पॉइंट इमर्ज होता है और वो है जुडिशियल प्रॉपर्टी का। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा शुड आई हियर दिस मैटर, तो वो सिर्फ एक प्रोसीजरल क्वेरी नहीं थी, वो एक रिमाइंडर था कि जुडिशरी खुद भी अकाउंटेबिलिटी के अंडर है। अल्टीमेटली कोर्ट ने हियरिंग डेफर की 7 अप्रैल तक, लेकिन जो सवाल उठ चुका है वो डेफर नहीं हुआ। क्या इलेक्शन कमीशन सच में इंडिपेंडेंट है? क्या एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस अपॉइंटमेंट प्रोसेस को कॉम्प्रोमाइज कर रहा है? क्या जुडिशरी को इंटरवीन करना चाहिए या पार्लियामेंट के डोमेन को रिस्पेक्ट करना चाहिए? और सबसे बड़ा, क्या इंडिया का इलेक्शन सिस्टम फ्यूचर में पॉलिटिकल कैप्चर का रिस्क फेस कर रहा है? ये केस सिर्फ एक लॉ का चैलेंज नहीं है, ये इंडिया के डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर का स्टेज बन चुका है। और जब तक इसका फाइनल वर्डिक्ट नहीं आता, एक अनईजी ट्रुथ एग्जिस्ट करेगा कि इंडिया का इलेक्शन रेफरी खुद कंट्रोवर्सी के सेंटर में है। आपका इस न्यू अपडेट को लेकर क्या कहना है, हमें जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग अस।